Hello students, welcome back. Welcome to the part 4 of chapter 4 chemical bonding and molecular structure. पिछले पार्ट के जो पिछला पार्ट था दैट इज पार्ट 3, उसके अंदर हमने आपको लेविस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। उसके हमने पहले कंडीशंस बताई थी। उसके बाद हमने और बहुत सारे एग्जांपल किए थे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर हमने देखी थी कि भाई किस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो हम इसी बात के कर सकते हैं कि कंक्लूजन हमारा यही है कि जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल की डॉट स्ट्रक्चर या लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनानी चाहिए कि भाई हर एक एलिमेंट का जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अटेन हो जाए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो लेकिन अगर आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो पॉलीएटॉमिक आयन की फॉर्म में आ जाए, पॉलीएटॉमिक आयन जो होते हैं वो कैटायन और एनायन दोनों हो सकते हैं। एनायन का मतलब होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एनायंस मतलब ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस। ठीक है, और इनके ऊपर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, गेन दी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो कैटायन होते हैं वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, या स्पेसिस ही बोल लो जब हमने ऊपर स्पेसिस लिखा है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, दे लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले, कैटायन और एनायन। तो अगर हमारे पास इस तरीके का कुछ आ जाता है जैसे SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, CO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। ठीक है, इनके सभी के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज CO3 2 नेगेटिव था, ये CO3 2 नेगेटिव, तो सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि भाई इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर जाएगा, ये इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए, इस चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। किसी भी लेविस स्ट्रक्चर को हम दो तरीके से बना सकते हैं और दोनों ही तरीके में वो ठीक है। ठीक है, ये नहीं कि भाई कहीं पर एक एक्सेप्टेबल और दूसरी एक्सेप्टेबल नहीं है। बोथ स्ट्रक्चर आर एक्सेप्टेबल ऑन कंडीशन दैट ईच बॉन्डेड एटम शुड फॉलो द ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें सल्फेट की, तो सल्फेट में अगर दो इलेक्ट्रॉन है, एनायन के केस में क्या होता है, द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गोज टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कब जाता है वो, व्हेन चार्ज इज रिप्रेजेंटेड एट स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर अगर हम क्या करते हैं, चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आपके पास क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हम क्या करें, यहाँ पर इस तरीके से 2 नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं। 2 नेगेटिव का मतलब हो गया इसके ऊपर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। अब सल्फर क्या करेगा, सभी के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सभी ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ठीक है भाई, लेकिन अब बात आती है, क्या ये सभी के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वो हमें इससे कुछ नहीं, मतलब अगर आप इसको बॉन्ड फॉर्म में बनाएं तो इस तरीके से आएगा। अब सल्फर के पास तो सारे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये क्या कर लेता है, सभी से ले लेगा। ठीक है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर कैसी बन गई, ये बन गई S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। लेकिन सारे डबल बॉन्ड नहीं बना सकेगा ये क्या करेगा, ये कुछ आपके क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन। आप इसमें टोटल क्या कर सकते हैं, टोटल इसमें आप डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, उससे इसमें रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है कि भाई अगर किसी
मॉलिक्यूल के ऊपर या किसी भी जो भी एनायन है आपका, उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम सेंट्रल एटम पर लाकर दिखा सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस होता है कि अगर हमें चार्ज यहाँ पर नहीं दिखाना है, अगर हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज नहीं दिखाने हैं, देन द इलेक्ट्रॉन विल गो टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो दोनों ऑक्सीजन एक ही एटम, दोनों चार्ज जो होता है वो एक ही ऑक्सीजन नहीं लेगा, क्योंकि अगर एक ही ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसका तो कंप्लीट हो गया, अब वो बॉन्डिंग क्यों करेगा। तो ये देखते हुए कि भाई वो बॉन्डिंग भी करना चाहिए, दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज स्प्रेड हो जाएगा एक एक ऑक्सीजन के ऊपर, और वो चार्ज इस तरीके से स्प्रेड होता है कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहे, कभी भी एडजेसेंट ऑक्सीजन के ऊपर वो चार्ज नहीं आता है। जैसे अब ये है इस तरीके से, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज हमने लगा दिया। अब जिन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है उनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो पहले ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 6, लेकिन अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से वहां पर अब कितने हो गए, 7 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गया। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन एक, जितने नेगेटिव चार्ज आएगा उतने इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, ठीक है भाई। तो उन 7 इलेक्ट्रॉन में से क्या हुआ, उन 7 इलेक्ट्रॉन में से अगर ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है भाई। ये अगर ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, 7 में से एक ने यहाँ के साथ बॉन्डिंग कर लिया और 6 यहाँ पर एज इट इज रहेगी। तो एक तो ये स्ट्रक्चर बन जाती है और एक बन जाती है आपकी ये वाली, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि भाई आप कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो ये होती है कि भाई सभी इन दोनों के साथ डबल बॉन्ड आने चाहिए। लेकिन मैं अभी ये समझाऊंगा कि भाई ऐसा क्यों आता है। जो फॉर्मल चार्ज है वो इसी बात को डिफाइन करता है कि भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड आना चाहिए या कोऑर्डिनेट बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप डबल बॉन्ड भी बनाते हैं तब भी ये स्ट्रक्चर आपकी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाएंगे PO4 3 नेगेटिव की। तो PO4 3 नेगेटिव में क्या होगा, PO4 3 नेगेटिव में P के पास कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज लगाएंगे तो ये क्या करेगा, अब P क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये अपना जो ऑक्टेट है उसको एक्सपेंड कर सकता है। तो यहाँ सभी ऑक्सीजन के साथ ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्या करेगा, 2 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से ये इस तरीके से इन्होंने बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, P ठीक है। लेकिन अगर आप ये नेगेटिव चार्ज, जो 3 नेगेटिव चार्ज है, उसको फॉस्फोरस पर न ले जाकर आप उसको क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आएगी, P डबल बॉन्ड O। तो हर एक ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ पर 7 हो गए, 7 में से एक ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया और 6 एज इट इज बच गए इसके पास, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये। लेकिन अगर ये तो हो गए फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो वहां पर अगर आप इसके ऑक्टेट को एक्सपेंड कर देते हैं तो कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर हम बात करें CO2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव की या NO3 नेगेटिव की, तो वहां पर आप इसके ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नाइट्रेट और नाइट्रेट का फॉर्मूला देखते हैं तो वो कैसे बनेगा,
आइए देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कार्बोनेट की, CO3 2 नेगेटिव। तो अगर हम इस तरीके से इसको बनाते हैं, C के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 नेगेटिव चार्ज लगने की वजह से यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अब इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी ऑक्सीजन के साथ ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है वो आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है एंड इट कैन नॉट एक्सपेंड इट ऑक्टेट, इस तरीके से सिर्फ। ठीक है, इसकी बॉन्डिंग ये। अगर आप यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाते हैं तो आपकी स्ट्रक्चर ये गलत मानी जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या आप इसको, इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखो, दो इसके पास कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 में से 2 इससे ले ले, एक इससे एक इससे, तो टोटल 8 हो गए आप कार्बन के पास। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, या तो ये वाली फॉर्म दिखाओ या ये वाली फॉर्म दिखाओ, दोनों ही आपके लिए सेम है। ठीक है, तो बॉन्डिंग जो दिखानी है वो हमें इस तरीके से दिखानी है कि हर एक एलिमेंट के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं वो हम लिमिटेशन में बताएंगे ऑक्टेट रूल के। नाइट्रेट की अगर हम बात करें, नाइट्रेट में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज आने की वजह से वहां पर अब क्या हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये भी इसी तरीके से बनाता है। कैसे, देखिए सिंपल है, अगर आप लोग इनको समझेंगे तो काफी इजी है ये। अगर हम बात करें नाइट्रेट आयन की, NO3 नेगेटिव, तो N के पास कितने होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से 6 हो गए। अब ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना लेगा क्योंकि इसको भी 6 करने हैं, और बाकी 2 ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये इस तरीके से। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख देते हैं तो इसका मतलब है कि उसने सोडियम के साथ क्या किया है, सॉरी नाइट्रोजन के साथ वो पेयरिंग की है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गई, दूसरी स्ट्रक्चर ये होती है कि भाई नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन के पास आ जाए। ठीक है, एक से इसने ले लिया इस तरीके से, और एक के साथ इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहना ही रहना है। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से करना है, कौन सा एलिमेंट सेकंड पीरियड का है, कौन सा एलिमेंट में ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है और किसमें ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि भाई आपको ऑक्टेट रूल फॉलो करते हुए लिखने हैं, तो तब आपको देखना है कि भाई सेंट्रल एटम का जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैटायंस, कि भाई कैटायंस में क्या होता है, कैटायंस में जो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो हमेशा सेंट्रल एटम से ही होते हैं। ठीक है, तो कैटायन के ज्यादा एग्जांपल है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास हैं कुछ एग्जांपल। अगर हम कैटायंस की बात करते हैं, तो कैटायंस में हमारे पास है जैसे NH4 पॉजिटिव हो गया या H3O पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर क्या है, N के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन रह गए और H भी यहाँ पर 4 है, तो ये सभी के साथ क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कैसे होता है अभी दिखाएंगे उसको, देखो इस तरीके से, और ये इन सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, या आप इसको दिखा सकते हैं इस तरीके से, N। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना है तो ये इस तरीके से होता है, NH3 प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसको देता है और तब जाके ये NH4 पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इस H के पास, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर NH4 पॉजिटिव बनाता है। तो इसमें से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भाई एक जो हाइड्रोजन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको वैसे बनाना चाहते हैं तब
इसको इस तरीके से बनाएंगे आप, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये H और ये भी H। ठीक है, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। आपके पास दोनों तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे और इजी लगे आप उसको अपना सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव में भी इसी तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। देखिए कैसे, H2O ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये H पॉजिटिव होता है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, देन इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव। तो ये तो इस तरीके से बन सकता है। ऑक्सीजन के पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है और इसको 3 चाहिए, तो ये तीनों क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन से ले लेगा। ठीक है, ऐसे पहले 6 हुआ करते थे, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इस तरीके से ये बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, या आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ऑक्सीजन के पास, ठीक है, और अगर आप इसको स्क्वायर पर नहीं दिखा सकते तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन पॉजिटिव, और ऑक्सीजन भी क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये भी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैटायन और एनायन की जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी आपको कैटायन मिलता है, आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई सेंट्रल एटम कौन सा है। सेंट्रल एटम निकालने का तरीका हमने बताया था कि भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, और हाइड्रोजन फ्लोरीन को हम सेंट्रल एटम ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये होने के बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मल चार्ज। Formal charge is used to see that the given structure is stable or not। अगर किसी भी कंपाउंड की 2 स्ट्रक्चर गिवन होती हैं, तो 2 स्ट्रक्चर गिवन है, तो उसमें से हम कैसे बताएंगे कि भाई कौन सी स्ट्रक्चर स्टेबल है और कौन सी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, स्टेबल और एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये 2 चीजें होनी चाहिए। तो व्हाट इज फॉर्मल चार्ज, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द number of electron assigned to the atom when it is bonded to other atom in a molecule। ठीक है, जब किसी एलिमेंट के एटम को जो इलेक्ट्रॉन असाइन होते हैं स्ट्रक्चर में और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। लोअर द फॉर्मल चार्ज मोर स्टेबल विल बी द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई फॉर्मल चार्ज कितना है। अभी मैं यहाँ पर आपको 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फॉर्मल चार्ज। ये आपको कैलकुलेट करना चाहिए, दैट इज FC बोलते हैं इसको। क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, it is the difference between the valence electron and the number of electron assigned to it in a molecule। ठीक है, जब ये किसी अदर एलिमेंट एटम के साथ बॉन्डेड रहता है उसमें, जैसे, और फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है FC इजिकल टू V माइनस 1/2S प्लस L। V क्या होते हैं, V इजिकल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, S इजिकल टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और L इजिकल टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर्स नहीं है, लोन पेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अगर एक लोन पेयर तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर्स तो 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एज ए डॉट के फॉर्म में वो रहते हैं। जैसे आपके पास क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट इज ए ओजोन। ठीक है, ओजोन की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अगर हम इसको नंबरिंग कर दें 1 2 3, और हर एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या निकाले, फॉर्मल चार्ज निकाले, तो आपको पता चलेगा कि भाई इनके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या है। अगर नेट फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है, देन द स्ट्रक्चर इज गुड। ठीक है, और अगर कहीं पर भी किसी भी आइटम के ऊपर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं आता है, तो और भी ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम कार्बन
Fc एट ऑक्सीजन 1, तो क्या देखते हैं ऑक्सीजन 1 के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, तो दो दूनी एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड को बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन, एंड प्लस यहाँ पर कितने डॉट है 4, तो 4 आ गया। तो क्या आएगा 6 माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर तो फॉर्मल चार्ज हो गया 0। ये पूछा जा सकता है कि कौन से ऑक्सीजन के पास कितना है। Fc एट ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 के ऊपर 6 माइनस, यहाँ पर देखो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, तो टोटल हो गए 6 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है डॉट कितने यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 1। तो इसके ऊपर आ गया फॉर्मल चार्ज प्लस 1। अब हम बात करेंगे Fc एट ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 के ऊपर कितना आएगा 6 माइनस 1/2, एक ही बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 6, तो यह आ जाएगा 6 माइनस 6 प्लस 1 दैट इज -1, तो इसके ऊपर आ जाएगा -1। तो इसके ऊपर नेट फॉर्मल चार्ज जो है वैसे 0 है, लेकिन अब आपको ये पता चल गया कि भाई किस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है। जैसे अगर हम बात करें HClO4 की, तो HClO4 के पास आपके पास 2 स्ट्रक्चर है। HClO4 की मैं 2 स्ट्रक्चर बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर आपको बनानी है बार बार, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में भी तब भी आप बता सकते हैं। HClO4, ठीक है, देखो Cl, एक तो ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है भाई, एक तो ये स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर जो Cl है वो क्या कर रहा है, वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है भाई। लेकिन एक स्ट्रक्चर ये होती है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गई, और एक स्ट्रक्चर ये होती है, एक स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गई। तो कौन सी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, देखो यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। ऑक्टेट रूल ने बोला था कि भाई अगर ऑक्टेट रूल फॉलो होता है तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाती है। वैसे स्टेबिलिटी की कोई बात की नहीं थी ऑक्टेट में। ऑक्टेट में सिर्फ ये बोला है कि भाई स्टेबिलिटी अगर अटेन करनी है तो 8 इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर हम फॉर्मल चार्ज एट Cl ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो Cl के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन माइनस, बॉन्डेड कितने 1 2 3 4, तो 4 के हो गए डबल 8, प्लस लोन पेयर कोई है नहीं इसके ऊपर 0, तो 7 माइनस 4 एंड इट इज 3 प्लस 3 इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज है। लेकिन अगर हम Fc एट Cl ऑफ सेकंड देखते हैं तो यहाँ पर आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 माइनस, बॉन्ड पेयर देखो 4 4 4 4 3 जा 12 एंड 2 1/2 इंटू 14 प्लस 0, तो यह 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर Cl के पास कितना है 0 और यहाँ पर +3, तो यहाँ पर 0 है। तो कौन सी स्टेबल ज़्यादा स्ट्रक्चर है सेकंड वाली, क्योंकि यहाँ पर Cl के ऊपर क्या है 0 फॉर्मल चार्ज है। तो लोअर द फॉर्मल चार्ज हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये आपको याद रखना है कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना आना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो फॉर्मल चार्ज तक ही आज कंप्लीट रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट टूल, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसकी बात करेंगे। इसी के साथ हमारा कोवलेंट बॉन्ड जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। आयनिक बॉन्ड के बाद लैटिस एंथैल्पी है, उसके बाद बॉन्ड पैरामीटर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से चलती हैं। देखो स्टार्ट हमने कहाँ से किया था कि भाई केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं और क्या रीजन है क्यों बनने चाहिए, और बनाने के बाद क्या होता है उसकी हमने स्ट्रक्चर थ्योरी पढ़ी थी, कोसल लेविस। उसके बाद हमारे पास लेविस सिंबल्स आए, फिर ऑक्टेट टूल आया, ऑक्टेट टूल को मानते हुए कोवलेंट बॉन्ड आए, कोवलेंट बॉन्ड को मानते हुए लेविस स्ट्रक्चर आई, फिर लेविस स्ट्रक्चर को देखते हुए हमारे पास फॉर्मल चार्ज आ गया। तो ये सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़नी है, ठीक है। कोई भी टॉपिक एकदम से आया नहीं है बीच में से, ठीक है, उसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।